Hello students, welcome to Pharmacy Notes by yours. Today we discuss Medical Termination of Pregnancy Act Part 1st. So let's start. We discuss Medical Termination of Pregnancy Act MTP. इसमें अपन बात करेंगे कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है वो क्यों बनाया गया, उसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं और ये कब कब किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद एन इंसिडेंटल देयर टू। यानी कि सम कभी कभी ये होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो चाइल्ड को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती, फिटस को आगे ग्रोथ करवाने नहीं चाह रही या किसी रीजन से उसको टर्मिनेट करना पड़ रहा है, तो उस टर्मिनेशन के दौरान जो डॉक्टर्स हैं, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और उन कौन कौन सी चीजों के लिए अप्रूवल मिलता है या कौन कौन सी चीजें उसके साथ कनेक्टेड है, उन सारे जो अधिनियम हैं, कानून हैं, वो इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं कि एक्ट अप्लाई किस दिन किया गया और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो लेजिस्लेटेड बाय द पार्लियामेंट ऑन अगस्त 10, 1971, यानी कि जो ये एक्ट है पास हुआ था 1971 में 10 अगस्त को, और जो रेगुलेशंस हैं जो इसकी अप्लाई हुई थी 1975 को। ये एक्ट है जो कि पूरे के पूरे इंडिया में अप्लाइड है एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ऑब्वियस है वो टेरिटरी में उस टाइम पे नहीं आते थे। द MTP Act aims to regulate and ensure access to safe abortion care and define where, when and under what conditions abortion is permissible। यानी कि इस एक्ट के अंदर वो सारी चीजें आती हैं कि जो एबॉर्शन किया जा रहा है वो सेफ तो है ना, उसका रीजन क्या है करने का, वो कहाँ किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए और किन किन कंडीशंस को देखना है कि ये सब कुछ कंडीशंस हैं तो अप्रूव्ड है, हाँ भाई आप टर्मिनेट कर सकते हैं। अपन कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे जो कि अपने को आगे देखने को मिलेंगे शब्द। तो सबसे पहले है गार्डियन। गार्जियन यानी कि द मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ माइनर और ल्यूनेटिक। गार्जियन अपन यहाँ पे उससे कह रहे हैं जो पर्सन है जिसका टर्मिनेशन अपन कर रहे हैं प्रेगनेंसी का, उसकी केयर कर रहा है द माइनर या फिर ल्यूनेटिक पर्सन है वो, यानी कि माइनर यानी कि जो 21 साल से कम है, और ल्यूनेटिक यानी कि जो कि एक तरीके से ये कह दो कि जो पर्सन है जो क्रेजी है या फिर बड़ा होने के बाद भी एक सामान्य अवस्था में नहीं है। फिर है ल्यूनेटिक। अकॉर्डिंग टू इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912, आईपीसी सेक्शन 84 एंड सीआरपीसी सेक्शन 328 to 339, यानी कि ओवरऑल 3 सेक्शन, अ पर्सन who behave in a stupid way, doing crazy and often dangerous things even he have the age above the minor। यानी कि ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी मेजर कैटेगरी में आते हैं बट स्टिल वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसे अपन उन्हें माइनर कैटेगरी में बताएंगे, उन्हें अपन ल्यूनेटिक चाइल्ड कहते हैं। माइनर मीन्स अ पर्सन वो अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 इज टू बी डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड मेजोरिटी। अब माइनर अपन उसे कहेंगे अकॉर्डिंग टू, अगर अपन इंडियन मेजोरिटी एक्ट की बात करें तो माइनर वो लोग हैं जो कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से वो कंडीशंस हैं जो अप्लाई नहीं करते हैं। बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो 21 साल से कम अवस्था वाले जो हैं उन्हें अपन माइनर कैटेगरी में डालते हैं। फिर है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कह दो, डॉक्टर कह दो। अगर इसकी डेफिनेशन अपन बताएं तो इट मीन्स अ पर्सन हु पोजेस एन any recognized medical qualification as defined under the Indian Medical Council Act and whose name has been entered in the state medical register and who has such experience or training in gynecology and obstetrics as may be prescribed by the rule मेड अंडर दिस एक्ट। यानी कि जो भी पर्सन है उसको सच ऐसी क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रेनिंग की जानी चाहिए गायनोकोलॉजिकल डिपार्टमेंट में या फिर ऑब्स्टेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि जो शिशु रोग है या फिर जो महिला संबंधित बीमारियां हैं उनके अंदर उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। रूल एंड रेगुलेशंस की, यानी कि जो MTP एक्ट है, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, उसको लुकआउट कौन करता है। तो अगर अपन बात करें, MTP एक्ट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रोवाइडिंग एन ओवरव्यू ऑफ सेफ अबॉर्शन एंड डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि ये जो एक्ट है वो बेसिकली ये है कि जो एबॉर्शन हो रहा है उसके कारण जो मदर है उसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, उसकी डेथ तो नहीं हो रही, यानी कि बेसिकली एक सेफ एबॉर्शन के बारे में डील कर रहा है। साथ ही साथ जो अथॉरिटी है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की रहती है। वेल रूल की बात करें तो रूल आर फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट पास बाय रेटिफाइड बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जो रूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करती है इसके, एंड रेगुलेशन आर फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू इशू इन्वॉल्विंग ओपिनियंस, रिपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग सीक्रेसी।
यानी कि जो रेगुलेशंस हैं, सपोज कोई टर्मिनेशन हुआ है तो उसको रेगुलेट करना, उस सारी चीज़ों को अप्रूव करना, कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, कहाँ पे हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स, उसके ऊपर ओपिनियंस, उसकी रिपोर्टिंग एंड जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी सीक्रेसी मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम रहता है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जो टर्मिनेट की जा रही है प्रेगनेंसी, उसका रीजन होगा कि वो क्यों की जा रही है। वो रीजन अगर सच में जेन्युइन है तभी जो गवर्नमेंट है उसे हाँ कहती है कि हाँ भैया आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकते हो। तो वो कौन कौन से रीजन है या कब कब की जा सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ रिस्क टू द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और इट कैन कॉज ग्रेव इंजरी टू हर फिजिकल और मेंटल हेल्थ। यानी कि अगर जो प्रेगनेंसी है अगर उसे आप आफ्टर टाइम कंटिन्यू किया जाता है तो जो माँ है उसकी लाइफ को खतरा है और साथ ही साथ हो सकता है उसके अंदर कोई बड़ी फिजिकल इंजरी या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाएं। तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। बेसिकली टर्मिनेशन जो प्रेगनेंसी है उसे अपन डिफाइन करें तो एक जो फीटस है जो बॉडी में ग्रोथ करता है और एक नए शिशु का निर्माण, दिस इज नोन एज प्रेगनेंसी। तो अगर वो एक लाइफ क्रिएट करने में मदर खुद इंजर्ड हो रही है, मदर की खुद की लाइफ को रिस्क है, तो अपन वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है, सरकार उसके लिए अप्रूवल देती है। Second one is substantial risk that the child is born would be seriously handicapped due to physical और mental abnormality। जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर बार बार चेकअप करवा रही हैं और उन्हें ये पता चलता है कि जो बच्चा है जो आफ्टर टाइम जब वो डिलीवर होगा तो वो सीरियसली हैंडीकैप्ड होगा या उसके अंदर कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जिसके अंदर जिंदगी भर उसको सफर करना पड़ेगा या उसके पेरेंट्स को सफर करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन के अंदर भी जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। बात करते हैं कि जो प्रेगनेंसी है वो किसी रीजन से हो गई है, लाइक प्रेगनेंसी कॉज भी बाय रेप। अगर किसी महिला का रेप हो गया और उसके दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई तो भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अप्लाई किया जा सकता है, अप्रूव्ड है उस कंडीशन के अंदर। फिर है फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और प्रिकॉशन। अगर कोई मेल और फीमेल है, मैरिड मेल और फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव या प्रिकॉशंस ले रहे हैं टू चाइल्ड कंट्रोल के लिए या फिर फैमिली प्लानिंग के लिए और उसका फेलियर हो जाता है तो भी वो अपनी अच्छा से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एक्सेप्ट व्हेन। इसके अलावा कोई भी रूल नहीं है कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराओ, बट कुछ और भी रूल हैं, जैसे कि अगर वो प्रेग्नेंट वुमेन इज लेस देन 18 ईयर्स एज, अगर वो 18 साल से कम उम्र की है और ये सारी कंडीशन वहां पे अप्लाई नहीं है तो भी वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है। साथ ही साथ इफ द प्रेग्नेंट वुमन इज ल्यूनेटिक इवन शी अटेंड द एज ऑफ 18 अकॉर्डिंग टू फॉर्म सी, यानी कि अगर वो महिला 18 साल से ऊपर की भी है बट ल्यूनेटिक कैटेगरी में आती है, यानी कि पागलों जैसी हरकतें कर रही है या फिर मेंटली एबनॉर्मल है, तो भी ये करवाया जा सकता है। वो अब बात करते हैं कि जो टर्मिनेशन है वो कौन कर सकता है और जो कर रहे हैं उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो द एक्ट प्रोवाइड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय द आरएमपी एज फॉलोज, यानी कि कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए और कितने अपने को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता है उस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे दो कंडीशंस दे रखी हैं। When the length of pregnancy does not exceed 12 weeks, one RMP opinion is needed। यानी कि अगर जो प्रेगनेंसी है वो 12 हफ्तों से ज्यादा नहीं हुई है, 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने की, तो जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर अपने को एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की आवश्यकता रहती है। बट अगर द प्रेगनेंसी इज एक्सीड 12 वीक्स बट डज नॉट 20 वीक्स, देन टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन इज नीडेड। यानी कि अगर जो प्रेगनेंसी है वो 12 वीक्स बढ़ जाती है बट 20 हफ्तों से ज्यादा नहीं हुई है तो वहां पे जो टर्मिनेशन है उसके लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की आवश्यकता पड़ेगी। बात करते हैं एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, यानी कि जो भी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर रहे हैं आरएमपी, उनके अंदर कौन कितना कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और कौन कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तभी उसे जो सरकार है वो अप्रूवल देगी। अपन बात करें, इफ ही और शी वाज रजिस्टर्ड इन द स्टेट मेडिकल रजिस्टर इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, एक्सपीरियंस इन द प्रैक्टिस ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फॉर नॉट लेस देन 3 ईयर्स। यानी कि जो भी पर्सन है जिसने अप्रूव्ड एक मेडिकल डिग्री ली है, अगर रजिस्टर्ड है, प्लस साथ ही साथ उसे कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर, वो ये काम कर सकते हैं। दूसरा, इन केस ऑफ आरएमपी हु वाज रजिस्टर्ड इन द स्टेट मेडिकल रजिस्टर और आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, इफ 6 month एक्सपीरियंस ऑफ द हाउस सर्जरी, इफ एक्सपीरियंस नॉट लेस देन 1 year इन हॉस्पिटल और असिस्टेड आरएमपी इन 20 केसेस। यानी कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है अगर सपोज 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो कम से कम उससे 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाउस सर्जरीज का, या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल्स के अंदर, या फिर कम से कम उसने
इस तरीके के जो 25 केसेस हैं गायनाकोलॉजी रिलेटेड हैंडल कर लिए होने चाहिए विथ आरएमपी। In the case of medical practitioner who has been registered in the state medical register and who hold a postgraduate degree or diploma in gynecology and obstetrics, the experience or training gained during the course of degree and diploma, यानी कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हेल्ड किया या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए गायनोकोलॉजी या फिर ऑब्स्टेटिक डिपार्टमेंट के अंदर, साथ ही साथ उसके अंदर वो एक्सपीरियंस या फिर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ड्यूरिंग द डिग्री और डिप्लोमा। वही ये जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो कर सकते हैं या गवर्नमेंट उन्हें अप्रूव करती है। बात करते हैं प्लेस की। जो टर्मिनेशन करवाया जा रहा है उसका प्लेस भी है जो कि चेक किया जाता है और वो भी अप्रूव किया जाता है यूजिंग चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ ऑफ डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो प्लेस है जहाँ पे जो टर्मिनेशन होगा वो अप्रूव किया जाता है चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सीएमओ ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कोई भी हो सकता है। इफ एन ऑपरेशन टेबल, अब यहाँ पे इस प्लेस में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए तभी वो प्लेस अप्रूव किया जाता है टर्मिनेशन के लिए, वो चीजें हैं कि यहाँ पे एक ऑपरेशन टेबल होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट फॉर द परफॉर्मिंग एब्डोमिनल और गायनोकोलॉजिकल सर्जरीज, यानी कि वो सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जो कि एब्डोमिनल या फिर गायनोकोलॉजिकल सर्जरी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। एनास्थेटिक्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए, रिससिशन इक्विपमेंट्स होने चाहिए, एंड स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। साथ ही साथ ड्रग्स एंड पेरेंटल फ्लूइड्स फॉर इमरजेंसी यूज आर ऑल्सो अवेलेबल। वॉलेंस ऑफ द एक्ट, अगर ये सारी जो कंडीशंस हैं जो एक्ट रेगुलेशंस के अंदर दी गई हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तो जो आरएमपीज हैं उनको कितनी सजा होनी चाहिए और कितना जुर्माना उनसे लिया जाना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। द वॉलेंस ऑफ द एक्ट, इफ एनी ऑफ द अबव रूल नॉट सेटिस्फाइड बाय आरएमपी शुड बी पनिश्ड विथ फाइन 1000 रुपीज और 2 to 7 year इम्प्रिजमेंट और बोथ, यानी कि अगर ये चीजें सारी सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, ये सारे के सारे एक्ट में जो भी चीजें आ रही है वो रूल आउट नहीं हो रही हैं, तो जो फाइन है वो 1000 रुपीज का है और जो जेल है वो है कार्यवाही 2 से 7 साल की जा सकती है। अब बात करते हैं अमेंडमेंट की। तो अमेंडमेंट में यानी कि इन चीजों में अब क्या लेटेस्ट ऐड किया गया है, तो इसके अंदर एक केस था जिसके अंदर आया था कि एक पर्सन है उसके जो बेबी है उसको डाउन सिंड्रोम हो रखा है। डाउन सिंड्रोम के अंदर जो बच्चा है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है, जो डिवीजन है सेल्स का वो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो जो बच्चे की ग्रोथ है वो भी बहुत रिटार्ड होती है। तो उस मदर को पता चला कि भाई जो मेरा बच्चा होगा वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा, तो उसने जो कोर्ट में है याचिका लगाई कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है तो मैं एबॉर्शन करवाना चाहती हूँ, बट सरकार ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि उनकी जो प्रेगनेंसी है वो काफी आगे तक बढ़ चुकी थी। तब उस चक्कर में कि भाई पता है कि बच्चा हैंडीकैप्ड या फिर बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी आने वाली है, तो उस चक्कर में जो अमेंडमेंट है वो 2020 बिल में जनरेट किया गया जिसमें ये कहा गया कि जो प्रेगनेंसी 20 वीक्स तक के लिए अप्लाई थी उसे 20 से 24 वीक्स तक की कर दी जाए। क्यों? क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम है वो 22 या 23 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर पता लगाया जा सकता है कि जो बच्चा है उसको डाउन सिंड्रोम है या नहीं है। अगर उस एज में पता चल जाए तो टर्मिनेशन कैन बी अप्रूव्ड। तो ये एक्ट में एक अमेंडमेंट है कि जो 12 से 20 वीक्स है उसे 12 से 24 वीक्स करवाने के लिए प्रावधान दिया गया है। अब ये अप्रूव होता है या नहीं ये देखने की बात है। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.